ने आज लोकसभा में ऐसा धमाकेदार भाषण दिया है जिससे बीजेपी और मोदी सरकार भीतर तक दहल चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस लाने की तैयारी हो रही है, प्रिविलेज नोटिस की बात कर रहा हूं मैं, विशेषाधिकार हनन की बात हो रही है, उसकी तैयारी हो रही है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को मूर्ख, मस्खरा ये सब बोलकर बदनाम करने की कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं। असल में आज राहुल गांधी ने सदन के भीतर वो सब कुछ कह दिया जिसे सुनने से बीजेपी अब तक बच रही थी, भाग रही थी। मगर राहुल गांधी ने बता दिया कि कैसे भारत माता को बेचते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार को शर्म नहीं आई। आइए जरा शुरुआत करते हैं राहुल गांधी की इस बाइट से, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। I am saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 million files are still locked up. उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। मैं क्यों बोलूं? I will not allow you. आप कौन होते? तो सुन लिया आपने, एप्स्टीन का नाम आते ही यहां उसका इस विषय से कोई मतलब नहीं। आई विल नॉट अलाउ यू। आपको बता दूं कि आज राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही मार्शल आर्ट के गुण बताए थे कि कैसे विरोधी को पस्त करने के लिए पहले उसे ग्रिप में लिया जाता है, फिर गला चोक कर सरेंडर करवाया जाता है। और राजनीति में भी यही खेल होता है, बस ग्रिप और चोक दिखते नहीं हैं और वहां दिखता है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की आंखों में जो डर दिख रहा है वो सारी कहानी बयां कर रहे हैं। और यहां बीजेपी बार बार इसी बात से डर रही थी कि कहीं सदन के भीतर एप्स्टीन और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की बात उठी है वो न उठा दें राहुल गांधी। उठी नहीं बल्कि हो चुकी है, उसको ना राहुल गांधी उठा दें। अदानी और अंबानी और हरदीप सिंह पुरी का नाम न आए यहां पर, लेकिन राहुल गांधी ने सबका नाम लेकर बीजेपी का खेल खराब कर दिया। अब भले राहुल गांधी की बातें रिकॉर्ड में जाएं या न जाएं, हालांकि नहीं जाएगी क्योंकि बातें रिकॉर्ड में न लेने का फरमान ऑलरेडी यहां जारी कर दिया गया था आसंदी से। लेकिन देश ने तो सुन लिया कि सच क्या है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह पूरा सरेंडर है, यह सिर्फ प्रधानमंत्री का सरेंडर नहीं है बल्कि यह 150 करोड़ भारतीयों के भविष्य का सरेंडर है। प्रधानमंत्री ने बीजेपी की वित्तीय संरचना बचाने के लिए ऐसा किया है जिस पर अमेरिका में केस चल रहा है। बात अदानी की कर रहे थे वो। आइए जरा सुनिए यहां क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। Sir, Mr. Adani is not an ordinary businessman. Mr. Adani's company is not an ordinary company. Please understand that the case in the United States is targeted at the Prime Minister of India, not at Mr. Adani. नहीं, ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इस तरीके से बिल्कुल जो आप ये कह रहे हैं कहां क्या बात आप कर रहे हैं? It is targeted, sir, at the financial network of the BJP, at the financial architecture of the BJP. तो सुन लिया, जैसे ही यहां नाम आया प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा राहुल गांधी ने, वैसे ही फिर कह दिया गया कि नहीं ये नहीं जाएगा। आपको बता दूं कि संसद में जिन बातों को बोलने से राहुल गांधी को रोका गया, उन्हें राहुल गांधी ने पत्रकारों के सामने आकर दोहरा दिया और बता दिया कि कैसे ट्रंप के दबाव में सारे काम हो रहे हैं। जरा सुन लीजिए। कि मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है।
अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता है। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन में। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। थैंक यू। तो मार्शल आर्ट का ग्रिप और चोक, उसका जिक्र बार बार यहां राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी को संसद में रोकने के लिए आज किरण रिजिजू समेत तमाम बीजेपी सांसदों ने बहुत कोशिशें की और उनसे अपनी बातों को सत्यापित करने को भी कहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब राहुल गांधी ने अनिल अंबानी या हरदीप सिंह पुरी पर दिए गए अपने बयानों को ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार वो हुए, तो जगदंबिका पाल ने उन्हें रोक दिया और कहा कि मैंने ऐसा करने के लिए नहीं कहा है। बहरहाल इस वीडियो को भी देखेंगे, सबसे लास्ट में बाद में देखेंगे। लेकिन संसद के बाहर भी नरेंद्र मोदी की सरकार के 2 मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव पत्रकारों से कह रहे थे कि हमने तो राहुल गांधी से ऑथेंटिकेशन की बात कही। तभी राहुल गांधी वहां पहुंच गए और उनके आते ही दोनों मंत्री कैसे भागे, ये जरा आप देख लीजिए। ये बहुत ही रोचक वाकया है, सदन के बाहर का है, आराम से देखिए। भारत का डेटा बहुत ही सुदृढ़ कानूनी स्वरूप में है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। बहुत सारी चीजें जो भारत के जितने भी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके सबके अपने अपने रेगुलेशंस हैं और इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come, do it together. सर, मतलब डाटा चोरी को लेकर कहीं बाइट दे रहे हैं, तो कह रहे थे कि आप बिना जो डाटा दे रहे हैं वो कहीं न कहीं बिना तथ्यों के डाटा नहीं, देखिए, मेरे पास डेटा है। मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है नॉर्मल सिचुएशन। वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। सर, मंत्री इस तरह से कह रहे हैं तो ग्रिप लगा रखी है, चोक लगा रखा है, ये कह रहे हैं यहां पे, और पूरे डेटा की बात कर रहे हैं। और यहां आपने देख लिया कि अश्विनी वैष्णव अपनी बात रख रहे थे, उनके साथ खड़े थे प्रहलाद जोशी, लेकिन दोनों भाग खड़े हुए जब राहुल गांधी ने कहा कि आइए चलिए पत्रकारों के सामने ही हम लोग डिबेट कर लेते हैं। तो संसद में आज कई ऐसे मौके आए जिनमें नरेंद्र मोदी की सरकार ने खुद को बेहद लाचार पाया या फिर राहुल गांधी के आगे वो टिक ही नहीं पाए। अभी कुछ देर पहले ही हरदीप सिंह पुरी ने भी एप्स्टीन मामले पर बयान दे ही दिया है। फाइनली मुंह अपना खोल दिया यहां हरदीप सिंह पुरी ने। हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है, साफ किया है कि वो बदनाम अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन से केवल कुछ मौकों पर, 3 या 4 मौकों पर एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में मिले थे और उनके साथ सिर्फ एक ईमेल का आदान प्रदान किया था, यानी एक ईमेल का आदान प्रदान भी किया है, ये भी यहां आज बोल रहे हैं। ये 3 मिलियन यानी 30 लाख जो ईमेल अभी तक आए हैं सामने, उनमें से अभी एक ईमेल का जिक्र ये कर रहे हैं। कितने अभी आएंगे उसका जिक्र बाद में होगा। राहुल गांधी द्वारा संसद में दिए गए भाषण में लगाए गए सनसनीखेज आरोपों के कुछ घंटों बाद पुरी ने पत्रकारों से यह कहा है कि जेफरी एप्स्टीन, हालांकि मिस्टर एप्स्टाइन कह रहे थे वो, ओरिजिनली नाम उच्चारण भी एप्स्टाइन ही करना चाहिए, लेकिन चूंकि अपने यहां एप्स्टीन कहा जा रहा है तो मैं भी वही कह रहा हूं। तो जेफरी एप्स्टीन, हरदीप पुरी के शब्दों में कहें तो मिस्टर एप्स्टाइन के साथ उनकी बातचीत का उनके खिलाफ लगे आरोपों से कोई संबंध नहीं था। केंद्रीय मंत्री यानी हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि राहुल गांधी को बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत है। पुरी ने यहां भी कहा कि देश में 2 तरह के नेता होते हैं, एक वो जो दिन रात काम कर देश को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे वो जिनके आचरण में मस्खरेपन के तत्व नजर आते हैं। इस दौरान उन्होंने मस्खरेपन शब्द के चयन पर भी
अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्दों का चयन सोच समझकर कर रहा हूं। मैंने उन्हें मस्खरा नहीं कहा है, बल्कि मस्खरेपन के तत्व कहा है। हरदीप पुरी ने आगे कहा है कि राहुल गांधी को बिना तथ्यों के आरोप लगाने की आदत है। चलिए थोड़ी सी बाइट, छोटी सी बाइट उनकी जुबानी, ताकि मैं भी यहां ऑथेंटिकेट कर पाऊं। सुनिए। My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. And the ICM was dealing with international issues, thematic issues, and Mr. Epstein was not part of it. The kind of people who were on the ICM were the former Prime Minister of Australia, Mr. Kevin Rudd was a chairman, Borge Brende from Norway, who I believe is the head of a World Economic Forum now, Hannah Tete from Ghana, Jose Manuel Roma. तो सबका नाम ले रहे हैं, यहां बता रहे हैं कि मैं जो है एक डेलीगेशन का हिस्सा था। मैं जब रिटायर हुआ यूएन में, ये राजदूत थे आप जानते हैं, और उसके बाद जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने जिसके लिए काम किया उनके अपने बॉस के साथ, उसके साथ मिला, 3 या 4 बार मिला होऊंगा, और एक ईमेल में मैंने उससे कन्वर्सेशन मेरा हुआ है। लेकिन अंदर की कहानी किसको पता है? जो कह रहे हैं वही सही है या कुछ और है? पॉलिटिक्स में जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता, खासकर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। तो राहुल गांधी पर वार करके भी जिस तरह की सफाई हरदीप पुरी ने पेश की है, उससे राहुल गांधी ही सही साबित हो रहे हैं। वहीं इससे पहले संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी ने बिना कोई नोटिस दिए मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाया है और यह विशेषाधिकार का हनन है। हम स्पीकर के पास जरूरी नोटिस फाइल करेंगे, ये कह रहे हैं यहां किरण रिजिजू। अब राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस लाकर बीजेपी क्या उन्हें बोलने से रोक पाएगी, ये देखना होगा। इस बीच मोदी ट्रंप के कारण और फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र आ रहा है तो उनका नाम लेना जरूरी है यहां, वरना न्यूज पॉइंट अधूरा रह जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात यहां जरूरी है, जो कहते हैं कि मैं जब चाहूं तब नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल करियर को बर्बाद कर दूं, लेकिन मैं अभी करना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि वो झुके हुए हैं। और जैसा राहुल गांधी के शब्दों में आप देख लीजिए, मार्शल आर्ट के 2 शब्द जो बार बार यहां कह रहे हैं, ग्रिप एंड चोक। इस बीच मोदी ट्रंप के कारण और फंस गए हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पर फिर बयान दिया है और भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के दौरान गिराए गए विमानों की संख्या बढ़ाकर अब 10 बता दी है। पहले अलग अलग मौकों पर इस संख्या को कभी 5, कभी 7, कभी 8 वो बताते थे, लेकिन अब वो 10 बता रहे हैं। और आपको यह भी बता दूं कि ट्रंप अब तक 75 बार दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनका मुंह अब तक बंद नहीं करवा पाए हैं। वहीं ट्रंप ने टैरिफ पर भी बड़ा बयान दिया है। फॉक्स बिजनेस को दिए गए इंटरव्यू में जब एंकर ने ट्रंप की व्यापार में रेसिप्रोसिटी पॉलिसी और टैरिफ के इस्तेमाल की तारीफ की, तो ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 8 युद्ध सुलझाए हैं और उनमें से कम 6 टैरिफ के कारण खत्म हुए हैं। ट्रंप ने यहां पर कहा है कि मैंने कहा कि अगर आप ये युद्ध नहीं रोकते हैं तो मैं आप पर टैरिफ लगा दूंगा, क्योंकि मैं लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता हूं। ट्रंप के इस बयान से जाहिर हो रहा है दोस्तों कि अमेरिकी टैरिफ असल में भारत के गले पर चोक की तरह इस्तेमाल किया गया और ग्रिप बनाने, चोक लगाने का यह मौका नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी का बहुत बड़ा सबूत है। तो आइए आज चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी के जबरदस्त भाषण से कैसे लड़खड़ा गई है बीजेपी। क्या खुद को वो संभाल पाएगी या अब इसका नुकसान उसे लंबे वक्त तक भुगतना पड़ेगा? लेकिन जब ऑथेंटिकेशन की बात आ रही है तो एक फाइनल आपके सामने एक बाइट रखना चाहता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी जब कह रहे थे अदानी, अंबानी, अनिल अंबानी खासकर, और हरदीप पुरी, इन सब का नाम ले रहे थे, तो किरण रिजिजू साहब खड़े हुए। रिजिजू साहब ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष इस ढंग से बात नहीं रख सकते, उनको ऑथेंटिकेट करना होगा। ऑथेंटिकेट करने के लिए तुरंत तैयार हो गए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अभी कर देता हूं। इसके बाद मौके
की गंभीरता को समझते हुए कि राहुल गांधी ऑथेंटिकेट अगर कर दिए तो भारी मुसीबत में फंस जाएगी सरकार, और बचाने के लिए खड़े हो गए। वहां खड़े तो नहीं हुए, लेकिन आसंदी से उन्होंने हस्तक्षेप किया जगदंबिका पाल ने, जो ओम बिरला की जगह अभी मौजूद हैं। ओम बिरला तो अब कब दिखाई देंगे पता नहीं, लेकिन क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ आ चुका है, आप जानते हैं, तो इसलिए इस कन्वर्सेशन को सुन लेते हैं। भाषण राहुल गांधी दे रहे थे, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं, सुनिए। He is the leader of opposition. All the points he has made have serious repercussion. He must authenticate on all the allegations he has made. I will authenticate right now. I've got it. You have to Sir, let me authenticate. Kindly. Already you have taken 45 minutes. Kindly. Sir, let me authenticate, sir. But kindly. Sir, he has said to authenticate. I will authenticate right now. That you have to just give in advance, and that you have to. No, sir, I will authenticate right now. I'm authenticating. मैं आपसे नहीं मांग। I will say it and then I will give it. No, Mr. राहुल जी। I will say it now and I will give it. नहीं राहुल जी। I have it here. ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा, चेयर आपसे नहीं मांग रही अभी। Sir, you have asked for authentication now. चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हमारे साथ सुनील शुक्ला जी, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, और डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। ये ऑथेंटिकेट करने की बात कह रहे हैं राहुल गांधी, शकील जी, और राहुल गांधी से पीछा छुड़वाते हुए अब ये जो कहते हैं ना जिसको कि आप हमको संरक्षण दीजिए। एक बार याद है आपको जब प्रधानमंत्री भी खड़े हो गए थे कि हम तो यहाँ बिल्कुल लड़खड़ाए हुए हैं, भाजपा जिस ढंग से लड़खड़ाई हुई है, यहाँ पर किरण रिजिजू ने आखिर अपनी ही पार्टी को क्यों फंसा दिया। बाद में खड़े हुए यहाँ पर प्रहलाद जोशी जो कह रहे थे कि नहीं ऑथेंटिकेट ऐसे नहीं करते हैं, उसमें आते हैं, साइन करते हैं, कुछ और करते हैं, कागज लाते हैं, वो इस पूरे प्रोसेस को बताने लगे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं मैं अभी करूंगा। तो क्यों फंसा रही है क्यों फंसा रहे हैं किरण रिजिजू भारतीय जनता पार्टी को? यह माना जाए कि अपनी ही पार्टी को फंसा रहे हैं यहाँ पे। शकील जी। देखिए राजीव जी, आज राहुल गांधी ने बहुत जबरदस्त भाषण दिया, और उसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से दिया, एक अनुभवी नेता प्रतिपक्ष की तरह। उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेगा, ये भी नहीं करेंगे। और उसके बाद जब बीजेपी वाले खुश होने लगे, सत्ता पक्ष खुश होने लगा, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेगा, उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन उनका गला दबाया हुआ है, चौक कर रखा है, और दबाव में प्रधानमंत्री ने यह सब किया। ये जो आप बात बता रहे हैं ऑथेंटिकेट करने की, यह ओवर स्मार्टनेस है किरण रिजिजू की। जरूरत से ज्यादा बोलना इन सबकी आदत है, वहां पे इस बात की कोई जरूरत नहीं थी। और राहुल, हमने कहा कि बहुत ही स्मार्टली, अनुभवी, आज की तारीख में संसदीय परंपराओं, नियमों के बारे में जो लोकसभा का विपक्ष में जो लोग हैं उनमें राहुल गांधी जो हैं वो सबसे ज्यादा समझ रहे हैं। वो तो बिल्कुल तत्पर थे, तैयार थे। लेकिन फिर जगदंबिका पाल को चेयर में बैठे थे, उन्हें बताया गया कि जनाब क्या कर रहे हैं, रोकिए उनको, और फिर उन्हें रोका गया। ये जो विशेषाधिकार हनन की बात कर रहे हैं किरण रिजिजू, अपनी उसी झेप को मिटाने के लिए कर रहे हैं। किरण रिजिजू की वजह से ही सरकार फंस रही थी, खुद प्रधानमंत्री फंस रहे थे, और बहुत बुरी तरह फंस रहे थे। अगर राहुल गांधी ऑथेंटिकेट कर देते तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, वो सबूत हो जाता। किरण रिजिजू ऑथेंटिकेट करना क्या होता है, वो सबूत मांग रहे थे, बिल्कुल प्रमाण मांग रहे थे, और राहुल कह रहे थे कि मैं प्रमाण देने को तैयार हूं। उन्होंने जो कहा कि वो फाइलें हैं, उन फाइलों में नाम है, यही तो करना था ना। बिल्कुल, उन फाइलों में जो नाम है, जो मेल में नाम है, उसी को तो ऑथेंटिकेट करना था, और राहुल के पास था। वो साइन करके देते कि देखिए ये एप्स्टीन फाइल में ये हरदीप पुरी, ये अनिल अंबानी का नाम लिखा हुआ है। और ये अगर पार्लियामेंट की कार्रवाई में चला जाता, लोकसभा की कार्रवाई में चला जाता,
तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती। तो ये ओवर स्मार्टनेस जो थी किरण रिजिजू की, इसने आज बहुत बुरी तरह फंसा दिया था। लेकिन जगदम्बिका पाल अब इसकी क्या कीमत वसूलेंगे हमें नहीं मालूम। वो तो शायद अब नए लोकसभा अध्यक्ष की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अभी खाली ओम बिरला ने यह कहा है कि जब तक डिस्कशन होगा और डिसीजन नहीं होगा मैं नहीं बैठूंगा। ये सोच रहा है कि वो तो गए। वो आज जगदम्बिका पाल अपनी स्मार्टनेस के चलते हुए राहुल कह रहे थे जी। संसद में ऐसा नहीं होता है, लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं नहीं होता, विधानसभा में भी नहीं होता। जी लगा के सम्मानपूर्वक बोलना होता है हर सदस्य के लिए। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष को राहुल जी के बदले वो राहुल कर रहे थे। तो ये जो है एक बड़ा अच्छा राहुल का भाषण था। और हमने जो बताया कि उन्होंने बहुत ही सोच समझ के अपनी सारी बात कह लिए, कहीं पे भी उन्हें रोका नहीं गया। क्योंकि आज जब सुबह उनके बोलने की बात चर्चा थी कि आज बोलेंगे, वो कल से ही थी बात तो खैर, कि आज वो बोलेंगे, करीब 1:15 बजे वो बोलने के लिए खड़े हुए हैं। तो बीजेपी वाले सोच रहे थे, सत्ता पक्ष वाले सोच रहे थे कि राहुल किताब पर बात करेंगे और हम सदन नहीं चलने देंगे। सब जगह चर्चा थी कि राहुल किताब को छोड़ेंगे नहीं। पर हमने कहा राहुल बहुत स्मार्ट हो गए हैं, राहुल ने किताब का जिक्र तक नहीं किया। और जिस विषय पे वो बोलना चाहते थे, उनका जो मुख्य मुद्दा था एप्स्टीन फाइल, उनका जो मुख्य मुद्दा था कि प्रधानमंत्री झुक गए हैं, प्रधानमंत्री डर गए हैं, इससे साफ शब्दों में कोई नहीं बोल सकता। और वो लोग समझ ही नहीं पाए जब तक राहुल बोल के निकल लिए कि उनकी आंखों में डर दिख रहा है। प्रधानमंत्री आंख नहीं मिला सकते, इससे बड़ी बात और क्या होगी। और ये जो उन्होंने कहा, इसको पहले तो लोगों ने सोचा कि प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं वो, कि कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसलिए किया क्योंकि उनका गला दबाया हुआ है, उनके ऊपर दबाव है, उनकी कोई कमजोरी है बहुत बड़ी, इसलिए किया उन्होंने। तो ये जो है राहुल ने आज जिस तरह भाषण दिया, इसका ये तो आभास नहीं था उनको कि किन विषयों पे बोलेंगे। कोई किताब को लेके तो सोच रहे थे, लेकिन ये मालूम था कि राहुल आज बहुत आक्रामक मुद्रा में रहेंगे और इसलिए प्रधानमंत्री आज नहीं आए, मोदी जी नहीं आए, एचएम होम मिनिस्टर अमित शाह भी नहीं आए। उनको मालूम था कि अगर हम सामने होंगे तो राहुल के तेवर और ज्यादा कड़े हो जाएंगे। और राहुल कह चुके हैं कि मेरे सामने नहीं आएंगे। वो उस दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आ गए थे। और जो आप अभी याद दिला रहे थे कि प्रधानमंत्री ने और अमित शाह ने संरक्षण मांगा था, सही बात है, संरक्षण मांगता है विपक्ष, लोकसभा अध्यक्ष से या राज्यसभा में सभापति से, चेयरमैन से। यहां वो मांग रहे थे संरक्षण, कि हमारे को आप मदद करिए, हमें हमारा संरक्षण कीजिए आप लोग। तो आज राहुल के भाषण के बहुत सारे अंश हमने सुना दिए। उसमें बहुत बड़ी कई बातें थी। जो भारत माता वाला आपने सुनाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। बहुत भारत माता की ये लोग बात करते हैं कि भारत माता को बेच दिया, भारत को बेच दिया आपने। और जो उन्होंने कहा कि ये डील बराबरी की नहीं है, ये मजबूरी की है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि टेक्सटाइल में हम पे 18% लगा दिया, आप चुप रहे। बांग्लादेश पे 0 है, उस 0 का मुकाबला हमारे टेक्सटाइल के उद्योग वाले कैसे करेंगे 18% के साथ। और एक और लास्ट बात कि ये जो कह रहे थे कि पहले किसी आपको सदस्य के बारे में बोलना है, मंत्री के बारे में बोलना है, तो पहले नोटिस देना चाहिए। ये बात तो बहुत अच्छी करी इन्होंने। ये हमेशा जब नेहरू के बारे में बोलते हैं तो नेहरू जी को नोटिस देके बोलते हैं, ये नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में ये जब बोलते हैं तो इन्हें मालूम नहीं पड़ता है क्या बोल रहे हैं। क्या आप इस विषय पे नहीं बोल सकते, इसका नाम नहीं ले सकते, उसका नाम नहीं ले सकते, ये नेहरू का ले सकते हैं नाम। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात कि किस तरह जिसे कहते हैं क्रिकेट की भाषा में कि पूरी फील्डिंग जो है तितर बितर हो गई। तो इनकी पूरी फील्डिंग किस तरह तितर बितर हो गई, पहले अडानी का नाम आते ही चेयर से भी कहा जाता था और विपक्ष के सत्ता पक्ष के लोग भी कहते थे अडानी का नाम नहीं। आज बड़े आराम से राहुल अडानी का नाम ले गए, वो कोई कुछ नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि उन्हें एप्स्टीन के नाम पर वो सावधान थे।
कि ये वाला जो शॉट ना मार पाए राहुल, एप्स्टीन का नाम ना ले पाए। और जैसे ही एप्स्टीन का नाम लिया वो सारे के सारे चिल्लाने लगे और चेयर ने भी मना करने लगा। तो आज के राहुल का भाषण जो है बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। जो उन्हें कहना था वो सारी बात कह गए। आपने जो एक वीडियो दिखाया था जब दो मंत्री बात कर रहे थे जी, उसका अगर पहले वाला भी अगर आप पार्ट दिखा लें तो बात पूरी हो जाएगी कि राहुल किस तरह, किस आत्मविश्वास के साथ आ रहे हैं। इन्होंने पहले देख लिया था राहुल गाते हुए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राहुल का जो आत्मविश्वास है। राहुल कह रहे थे कि जब ग्रिप आ जाती है और आप चौक कर लेते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, सामने वाले का डर बढ़ जाता है। वो आत्मविश्वास का जो राहुल की चाल है उसमें वो आत्मविश्वास झलक रहा है। तो राहुल का दिन था आज का, और राहुल ने आज जो है सरकार को, प्रधानमंत्री अपने कमरे में बैठ के सुन रहे थे, सरकार को बुरी तरह जो है बैकफुट पर डाल दिया। जी जी, जी, राहुल गांधी ने सरकार को बुरी तरह बैकफुट पर डाल दिया है। जबरदस्त भाषण आज राहुल गांधी का, और इस भाषण से कैसे बीजेपी लड़खड़ा गई है। किरण रिजिजू यहां अपनी पार्टी को संभालने की कोशिश और इससे बाहर निकालने की कोशिश में क्यों आखिर डुबाने की तरफ बढ़ रहे थे। जरा जल्दी से डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी हैं, अमलेंदु जी, आप तमाम साथियों के पास आता हूं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? राहुल गांधी अंदर भी बाहर भी, और तस्वीरें देख रहे हैं आप, यहाँ पर एप्स्टीन का मामला जिसको सदन में राहुल गांधी उठाना चाहते थे, फाइनली लेकर चले आए। भले उसको आप काट छाट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन चर्चा तो हम कर रहे हैं ना। बाकी लोगों ने, पूरी दुनिया ने, जिन जिन लोगों ने, और वो रिकॉर्ड में ऑलरेडी रहे ना रहे, लेकिन ऑलरेडी उस समय लाइव टेलीकास्ट देखा है हमारे जरिए, आपके जरिए, संसद टीवी के जरिए लोगों ने देखा है। कैसे देखते हैं आप इसको? आपकी टिप्पणी। राजीव जी, आज का दिन राहुल गांधी के नाम था। नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से टू दी पॉइंट बोलना चाहिए वैसे धारा प्रवाह राहुल गांधी बोले। मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी जिस मार्शल आर्ट के ब्लैक बेल्ट हैं, आईकिडो, उसका आविष्कार करने वाले, उस कला का इजाद करने वाले मोरी होई उशीबा ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में उनके मार्शल आर्ट का इस तरह बखान होगा। एक तरह से राहुल गांधी क्लास ही ले रहे थे और उसके जरिए यह बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह चोक हो गई है, किस तरह उनके हाथ बंधे हैं, किस तरह उनके गले पर उसने फंदा डाल रखा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने। यद्यपि राहुल गांधी एक और मार्शल आर्ट में ब्लू बेल्ट हैं, शायद इसमें तो ब्लैक बेल्ट है, जिजुत्सी नाम है उस मार्शल आर्ट का। तो आज उन्होंने सदन के भीतर से लेकर बाहर तक अपनी दोनों मार्शल आर्ट की कला दिखा दी। सत्ता पक्ष लगातार अपनी ही गलतियों से फंसता गया। पहले किरण रिजिजू ने फंसा दिया ऑथेंटिकेट करने की चुनौती देकर, वो तो भला हो स्पीकर का, भूतपूर्व कांग्रेसी का, जिन्होंने बचा लिया, वरना राहुल गांधी सचमुच में प्रमाण भी रख देते और फिर वे हमेशा के लिए देश की संसद के दस्तावेजों में शामिल हो जाते। लेकिन आज की सबसे बड़ी घटना, हम राहुल गांधी के उन तमाम सारे आंकड़ों पर नहीं जाएंगे, डेटा, डिफेंस, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह। आज का सबसे बड़ा घटनाक्रम है जेफरी एप्स्टीन का नाम, अनिल अंबानी का नाम और हरदीप पुरी का नाम लिया जाना, और उसके बाद हरदीप पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, हरदीप पुरी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितना झोल है उस पर हम थोड़ा सा 1-2 मिनट बात करेंगे। हरदीप पुरी जिसे अपना बॉस बता रहे हैं, पेरजे रॉड लार्सन, नॉर्वे का डिप्लोमेट, यूएन में भी रहा था वो भारतीयों के बारे में क्या सोचता है ये बता देते आज वे। वो जेफरी एप्स्टीन को मेल में लिख रहा था कि अगर तुम्हें एक सांप और एक इंडियन एक साथ दिखाई दे तो पहले इंडियन को मारना है। चलिए, वो दो लोगों के बीच की बातचीत थी, लेकिन हरदीप पुरी ने यह नहीं बताया कि वे 13 नवंबर 2014 को जेफरी एप्स्टीन और लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन को 2 पेज लंबे मेल में क्या क्या लिख रहे थे।
वो तो इस बॉस से संबंधित नहीं था। हम चाहेंगे हमारी टीम वो उस ईमेल के दोनों पेज स्क्रीन पर दिखा दें ताकि देश जान सके कि हरदीप पुरी किस तरह झूठ बोल रहे हैं। हरदीप पुरी, ये देखिए, वो ये ईमेल है, 2 पेज का मेल है। इसमें कहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और यूएन के कामकाज की बात नहीं है। इसमें बात हो रही है कि भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं और भारत बहुत तेजी से डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, उसको लेकर काम चल रहा है। और तुम दोनों महानुभाव जेफरी एप्स्टीन और रीड हॉफमैन फौरन से पेशतर भारत आओ, यहां जो मदद होगी वो सब मैं करूंगा। अपनी बेटियों के नाम तक इसमें लिख रहे हैं। अंतिम पैराग्राफ जो दूसरा नंबर पेज है, हम उन बेटियों के नाम नहीं लेना चाहेंगे, हर परिवार में बेटियों का वही मान है। उसमें वे लिख रहे हैं कि तुमने अपने ऑटोग्राफ के साथ जो किताबें दी हैं, मेरी बेटियों ने, दोनों बेटियों ने थैंक यू वेरी मच कहा है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस यूएन के कामकाज की, अंतर्राष्ट्रीय कामकाज की बात वे कर रहे थे, आईपीआई जिस संस्था के वे एडवाइजर और वाइस प्रेसिडेंट थे, इसमें कहां है वो बातचीत? इसमें कहां लिखा है इस पूरे 2 पेज के मेल में? इसमें तो वे दुकान खोल रहे हैं भारत में उन दोनों लोगों के लिए कि आ जाओ। अभी 1,30,000 गांव में इंटरनेट है, मोदी जी 2,50,000 गांव में करने जा रहे हैं। बहुत लंबा है, कहां उसको पढ़कर सुनाएंगे। अब आते हैं दूसरी मुद्दे की बात पर, जिसे वे कह रहे हैं इन फेमस मिस्टर जेफरी एप्स्टाइन। आपने ठीक कहा, उच्चारण राहुल गांधी ने भी एप्स्टाइन ही कहा था, हम लोग भारतीय लोग उसको एप्स्टीन ही कह रहे हैं। 2008 और 2009 में फ्लोरिडा की अदालत में एप्स्टीन घोषित हो चुका था कि वो यौन अपराधी है, पूरी दुनिया जान चुकी थी। उसके बाद उसके खुलासे लगातार होते रहे, लेकिन हरदीप पुरी के ईमेल तो 2017 तक के हैं सर। जो आदमी 2008-9 में पूरी दुनिया में घिनौने यौन अपराधी के रूप में, बाल यौन शोषक के रूप में, मानव तस्कर के रूप में जग जाहिर हो चुका था, उससे 3 या 4 बार की मुलाकातों की स्वीकारोक्ति, ये कबूलनामा बहुत कुछ कहता है। और ये 3 और 4 मुलाकातें नहीं है, आधा दर्जन से ज्यादा के अपॉइंटमेंट तो एप्स्टीन के साथ हरदीप पुरी के उस दस्तावेज में सामने आ चुके हैं। और राहुल गांधी आज भी जो कह रहे थे कि ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस द्वारा जारी दस्तावेज हैं, ये कोई राहुल गांधी ने तो बना नहीं लिए, ये किसी आईटी सेल ने, कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट ने तो बना नहीं लिए ईमेल। तो आज का ये कबूलनामा इस बात के लिए पर्याप्त सूचक है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के बड़े बड़े लोग एप्स्टीन के साथ बहुत ज्यादा घुले मिले थे। अब इसमें एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि वो जो बाकी गतिविधियां थी उसकी, ये यौन उत्पीड़न संबंधी, उसमें इनका कोई संबंध नहीं था। बेशक अब तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है, लेकिन दुनिया के 10 से ज्यादा देशों में जो अब तक त्यागपत्र हुए हैं, उनमें से जिन लोगों के त्यागपत्र हुए हैं वे भी उन यौन गतिविधियों में लिप्त नहीं मिले हैं। उनके नाम भर आ गए, इस पर इस्तीफे हो गए। ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का चीफ ऑफ स्टाफ, उसका तो दोष सिर्फ इतना था कि उसने एक राजदूत की नियुक्ति के लिए उसे प्रोत्साहित किया था, उसे प्रमोट किया था। वो तो कभी गया भी नहीं वहां, उसको इस्तीफा देना पड़ा। कितने ऐसे नाम है जो सिर्फ नाम आने भर से इस्तीफा देकर घर बैठ गए। यहां कुतर्क गढ़ा जा रहा है कि मेरा और कोई लेना देना नहीं था। और आखिरी बात यह कि राहुल गांधी ने जो भी कारण गिनाए हैं, गला दबा होने के, हाथ बंधे होने के, उसके कारणों की पड़ताल जब होगी, वाकई में कभी कानून ने अपना काम किया, तो अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, इन सब लोगों ने जो बिचौलिए की भूमिका निभाई थी, उसका खुलासा भी किसी न किसी दिन होगा। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई यूं ही देश नहीं बेचता। जी जी। और देश बेचने की बात, भारत माता को बेचने की बात पर बहुत बिलबिला रहे बीजेपी के लोग। इनको इतिहास पढ़ना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे पंडित नेहरू के मुखर आलोचक और अनन्य मित्र इसी सदन में भारत माता को बेचने जैसी बात करते रहे हैं। वो मुहावरा है, देश कोई जनपथ मार्केट में
लाजपत मार्केट में और चांदनी चौक के फुटपाथ पर रखकर नहीं बेचा जाता। देश इसी तरह बेचा जाता है जैसे यूएस इंडिया ट्रेड डील में बेच दिया गया है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जल्दी से आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? और पहली बार स्वीकारोक्ति भारत का कोई नेता, ऑफिसर, कोई भी अभी तक किसी ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया था कि उसका कोई भी किसी भी ढंग से पत्राचार ही सही एप्स्टीन के साथ हुआ हो। पहली बार राहुल गांधी ने जैसे ही भाषण दिया सदन के अंदर, बिलबिलाते हुए बाहर यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसे देखते हैं आप इसको? धन्यवाद राजीव जी। दरअसल हरदीप पुरी साहब के सामने कोई विकल्प नहीं बचा था। यह कहने की स्थिति में नहीं है कि मेरी मुलाकात नहीं हुई। इतने अभिलेख दस्तावेज सामने आ गए हैं कि वो अगर यह कहते कि मैं नहीं मिला हूं तो और इनकी शिक्षा लेना होती। लेकिन यह स्वीकारोक्ति में जो जिन चीजों से बचने का प्रयास कर रहे थे वो और खुल के सामने आ गया। ठीक है, आपने कहा कि आप अपने बॉस के साथ एप्स्टाइन से मिले थे, तो क्या आपने अपने बॉस को यह बताया था कि ये एप्स्टाइन जो है यह एक बाल यौन अपराधी है या विभिन्न अदालतों में इसको सजा हो चुकी है? एक जिम्मेदार सलाहकार होने के नाते आपकी यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप उसको बताते कि आप जिससे मिलने जा रहे हैं उसके बारे में जनधारणा कैसी है और अदालतों से किस तरह के मामले सामने आ गए हैं? वो क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? और आपने अगर ये नहीं बताया तो निश्चित रूप से आप एक अपराधी से मिल रहे थे। ये कोई ऐसा तो है नहीं कि जब इनकी मुलाकात हुई है उसके बाद वो एप्स्टाइन अपराधी घोषित किया गया या उसके मामले सामने आए। इनकी मुलाकात के वर्षों पहले वह दुनिया भर में कुख्यात हो चुका था, क्यों मिलने गया? और आप कोई ऐसा तो था नहीं कि आपको कोई गला दबा करके वो राहुल गांधी के मार्शल आर्ट की तरह से किसी ने आपको गलत चोक कर दिया कि नहीं आपको मिलना ही पड़ेगा। आप तो आजाद नागरिक थे, स्वतंत्र आप सलाहकार थे वहां। आप कहते कि नहीं इस बारे में इस व्यक्ति की यह धारणा है, इससे मुलाकात उचित नहीं है, वो मिलने गया। और जो उनके साथ ईमेल को लेकर के जो बात कही जा रही है उसका उसको स्वीकार कीजिए कि आपने लिखा है कि नहीं लिखा है। उसमें आप कौन से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कर रहे थे या आपने संस्थान जिस संस्था की बात आप कर रहे हैं उसी गतिविधियों की आप चर्चा कर रहे थे? एक कुख्यात अपराधी से मिलना यह सामान्य बात है। तो हरदीप पुरी साहब के सामने कोई विकल्प नहीं था स्वीकार करने के, और यह स्वीकार करके उन्होंने राहुल गांधी की बातों को साबित किया। ये उनके लिए और सबके नाम आएंगे। इसीलिए जगदम्बिका पाल ने उसको एथेंटिकेट वाले मसले पर विड्रा कर लिया कि नहीं चेयर ने आपको नहीं कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने तो कहा ना। तो आप संसदीय कार्य मंत्री को भी तो आप कहिए कि आपने क्यों मांग दिया। आपको कहना चाहिए कि साहब संसदीय कार्य मंत्री कौन होते हैं ऑथेंटिकेशन की बात करने वाले? लोग सभापति जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने बात तो नहीं कही। ये गंभीर मसला था। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो हल्ला गुल्ला करके राहुल गांधी को रोकने का एक तरीका अख्तियार कर लिया था, वह उसी रास्ते पे चल रहा है। राहुल गांधी ने अब तक कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसको वो ऑथेंटिकेट करने की स्थिति में नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं कही। चाहे वो किताब का मसला हो जो जनरल नरवणे साहब की बात हो जो उनके हाथ में है, इसको साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि किताब छपी नहीं। प्रकाशित होना और छपना दो अलग चीजें हैं। आप ये नहीं कर सकते। किताब छपी अगर लोगों ने उस किताब की समीक्षा लिखी है तो क्या कल्पना से लिखी है क्या? राहुल गांधी के पास जो भी आरोप हैं उन सभी आरोपों को लेकर के उनके पास सामग्री है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो बड़ा कठिन काम है कि आप राहुल गांधी से कहिए कि ऑथेंटिकेट कीजिए और भाग खड़े हो। जो यूएस ट्रेड डील की बात कर रहे हो और जो कह रहे हैं कि आपने भारत को भेज दिया, वो भी सबके आधार है, सबके कारण उसके पास सामने। अगर आप देश के आर्थिक हितों के प्रतिकूल कोई समझौता करते हैं तो देश बेचना नहीं है तो क्या हुआ? देश बेचने का मतलब थोड़ा होता है कि आप किसी की रजिस्ट्री कर देंगे अपने किसी के नाम से और कोई ले लेगा। हितों की अनदेखी करना ही बेचना है। और अगर आप किसानों के हितों की अनदेखी करते हैं, व्यापारियों के हितों की अनदेखी करते हैं, विभिन्न सेक्टर्स के हितों की अनदेखी करते हैं, राजस्व के हितों की अनदेखी करते हैं, देश बेचना है ये। इसका और क्या कहेंगे? और वो अभी राहुल गांधी के पास है, पूरी दुनिया कर रही है।
आज तक कोई व्यक्ति, अगर यह देश बेचना नहीं है, तो भारत सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी मंत्री इस डील के ऊपर आकर के सार्वजनिक रूप से लोगों से बहस करने के लिए क्यों नहीं तैयार है? विदेश मंत्री से पूछिए तो कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर से पूछिए, कॉमर्स मिनिस्टर से पूछिए तो कहते हैं राजस्व मंत्री से पूछिए। कोई एक व्यक्ति उस डील के बारे में साफ साफ बात करने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने वाले जो ये मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उसमें से कोई व्यक्ति सदन के में, संसद के प्लेटफॉर्म पर ही बैठ करके आप बात बता दीजिए यह समझौता किस तरह से भारतीय हितों के अनुकूल है। यह कौन सा तर्क है कि जब तक ये समझौता नहीं हुआ था तब तक तो बाजार बहुत खराब हो रहा था, समझौता हो जाने के बाद बाजार सुधर गया? ये कोई लॉजिक है क्या? अब निश्चित रूप से समझौता होना चाहिए, लेकिन अब तक जो जिस तरीके के व्यापारिक रिश्ते भारत के साथ अमेरिका के रहे हैं, वो एकदम उल्टा क्यों हो गया? 2-3% से लेकर के आप 18% पहुंचकर आप पसीना ठोक रहे हैं, नहीं बड़ा भारी काम मैंने कर दिया। और जहां आप 0% पर आ गए, उसके बारे में आप बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो राहुल गांधी ने जितनी बातें कही, आज का भाषण बहुत ही शानदार भाषण, तार्किक था, टू द पॉइंट था, कहीं भी इधर उधर की बात किसी राहुल गांधी ने नहीं की, और उसका कोई जवाब सत्तारूढ़ दल के पास नहीं है। जो वित्त मंत्री जी का भी बयान है, जो सवाल उठाया राहुल गांधी ने, उसका कौन सा जवाब दे दिया वित्त मंत्री ने? वित्त मंत्री राहुल गांधी का आरोप है कि देश के आर्थिक हितों की अनदेखी की गई, डेटा को शेयर किया गया, जो डॉलर के साथ जो व्यवहार पूरी दुनिया में हो रहा है उसको लेकर के हमारा बजट मौन है। किस विषय को आपने संबोधित किया? तो आज की स्थिति रही कि सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है और सरकार के पास राहुल गांधी के बातों का जवाब नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कोई भी बयान दे दे, किसी तरह की बात कर लें, जो सवाल उठाए हैं, जो मुद्दे उठाए हैं राहुल गांधी के, अगर आप उनका जवाब नहीं देते हैं तो आपकी बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि राहुल गांधी ने आज अपने भाषण से सरकार को पूरी तरह से घेर लिया। देश के आर्थिक हितों की अनदेखी करने का आरोप, देश के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने का आरोप, देश के किसानों के साथ के हितों को एकदम पूरी तरह से नकार देने का आरोप, ये जो आरोप है बड़े गंभीर है, ये सामान्य बातें नहीं है। और जो विवादास्पद मुद्दे थे या जिस पर हल्ला हंगामा हो सकता था, राहुल गांधी ने बिल्कुल बड़े करीने से उसे किनारा कर लिया। आज किताब की बात उन्होंने नहीं की, किताब की बात फिर किसी और दिन कर लेंगे। और इसका लाभ भी है कि कम से कम आज उनके भाषण से केवल ट्रेड डील पे बात होगी, केवल और केवल देश की आर्थिक स्थितियों के ऊपर बात होगी, विषयांतर कहीं नहीं हुए। तो अब स्थिति है कि अगर आपके पास तर्क था, अगर आप राहुल गांधी की बातों का जवाब दे सकते थे, तो बाहर जब राहुल गांधी ने कहा कि आइए, दोनों विद्वान मंत्री हैं, दोनों के दोनों लोग बहुत बोलते हैं सदन के भीतर, जोशी जी भी और वैष्णव साहब भी, खड़े होकर बात कर लेते। बात करने की स्थिति में आप नहीं थे। आपके सामने वो स्थिति नहीं थी कि आप जो प्रश्न उठाया राहुल गांधी ने, आप उसका जवाब दे पाते। एक बहुत ही सधा हुआ, तार्किक, सारगर्भित और कंटेंट के साथ राहुल गांधी ने आज भाषण दिया। और ये निश्चित रूप से सरकार के सामने जो सवाल रखे हैं, उन सवालों का जवाब बहुत आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ गुरदीप सिंह सप्पल साहब भी जुड़ गए हैं। सप्पल जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सप्पल जी का वीडियो थोड़ा डाउन दिख रहा है, खैर कनेक्ट हो रहे हैं, तब तक आता हूं। जल्दी से पहले अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, पूरे इस घटनाक्रम पे आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए राजीव जी, एक तो आज ये सरकार जो है वो अपने ही बुने जाल में बुरी तरीके से फंसी है, और ये साबित हुआ कि एपस्टीन का मामला जो है वो काफी ज्यादा, एक तरह से कहा जाए, वो बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान करने वाला है। ये आज बीजेपी ने खुद स्वीकार किया। लेकिन राजीव जी, आज सुबह ही मैंने टिप्पणी की थी कि आखिर किरण रिजिजू साहब का नरेंद्र मोदी जी से क्या दुश्मनी है, और कल भी मैंने ये बात कही थी, और आज उनको किरण रिजिजू साहब ने मेरी बात को सच साबित किया। लपक के उन्होंने कहा कि इसको ऑथेंटिकेट कीजिए, ऑथेंटिकेट कीजिए। ऑथेंटिकेट करने का मतलब ही ये है कि भाई ऑन रिकॉर्ड चलाई जाएगी और उसे रिकॉर्ड में से निकाला भी नहीं जा सकता। तो आखिर किरण रिजिजू साहब एपस्टीन के मामले को मोदी जी के खिलाफ क्यों ऑथेंटिकेट करवाना चाहते थे?
मोदी जी अपने आसपास ऐसे जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे जरा सावधान रहें, यही सब निपटाएंगे मोदी जी को। कोई राहुल गांधी या कोई अखिलेश यादव नहीं निपटाएंगे। ये जो बीजेपी के अंदर बैठे हुए किरण रिजिजू, ओम बिरला टाइप के लोग हैं, यही मोदी जी को निपटाएंगे, निपटा रहे हैं। तो मोदी जी को अब सावधान हो जाना चाहिए भाई। ये गुजरात के आप मुख्यमंत्री नहीं है, समय निकल गया वो। आप 240 सांसदों के आप नेता हैं, और उनके नेता भी नहीं है, 240 के तो है ही नहीं आप तो 293 के हैं। 240 ने तो आपको अपना नेता चुना ही नहीं है। तो आपके अंदर जो चल रहा है षड्यंत्र, उसको भी देखिए। आखिर कौन लोग हैं बीजेपी के अंदर जो बार बार उकसाते हैं कि भाई राहुल गांधी एपस्कीन का मामला जो है लाकर लाएं और सदन पे लाकर रख दें। इसी तरीके से राजीव जी, नरवणे की किताब का मामला, राहुल गांधी ने कहा एक्स आर्मी चीफ, और कूद के खड़े हुए राजनाथ सिंह। भाई क्यों, क्या जरूरत थी खड़े होने की? राहुल गांधी अगर कह देते कि भाई नरवणे ने इसमें लिखा है कि जो उचित समझो करो, तो आप उसको ये भी कह सकते थे ये तो भाई हमारी बड़ी अच्छाई है, हमने सेना को खुली छूट दे दी, जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर के शुरू में कह दिया। तो आपकी नालायकी जो थी वो कम से कम साबित नहीं होती। लेकिन राजनाथ सिंह ने ये तय कर दिया कि पूरा देश ये अच्छे तरीके से समझ ले कि एक्स आर्मी चीफ जो वो लिख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होने के लायक नहीं है, नालायक हैं। ये राजनाथ सिंह ने साबित करा दिया। तो भाई मोदी जी सावधान क्यों नहीं होते अपने घर के अंदर छिपे हुए लोगों से? ये तो मोदी जी को तय करना है राजीव जी। तो ये उनका मामला है। लेकिन आज राहुल गांधी ने सारे मसले जिस तरीके से उठाए हैं राजीव जी, उस पर अगर ये इस सरकार में जरा भी शर्म बची है तो उसको सबको देना चाहिए। अब हरदीप सिंह पुरी साहब आ रहे हैं, लगभग 41 मिनट की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जाने उसमें क्या क्या बातें हरदीप सिंह पुरी ने कही हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि एपस्कीन से मिले तो और क्या बातें हुई। ठीक है, आप अपने बॉस के साथ मिले या आप किसी के भी साथ मिले, तो लेकिन बातें क्या क्या हुई और क्यों मिलते रहे? तो आपने तो राहुल गांधी जिसको ऑथेंटिकेट कर रहे थे, वो राहुल गांधी ने तो ऑथेंटिकेट नहीं किया, लेकिन हरदीप पुरी ने सदन के बाहर आकर ऑथेंटिकेट कर दिया कि एपस्कीन से आप मिले थे और उस फाइल में आपका नाम है। तो भाई राहुल गांधी जो सदन के अंदर ऑथेंटिकेट करना चाहते थे, तो हरदीप सिंह पुरी साहब आकर बाहर क्यों ऑथेंटिकेट कर रहे हैं? तो मुझे लगता है राजीव जी, ये पूरा मामला जो है वो बीजेपी का अंदरूनी मामला ज्यादा बनता चला जा रहा है, और बीजेपी के अंदर के लोग जो हैं वो मोदी जी को निपटाने पर लग गए हैं। मोदी जी का समझ सकते हैं तो समझ जाएं, नहीं समझेंगे तो निपटा दिए जाएंगे, बीजेपी के लोग निपटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गुरदीप सिंह सप्पल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के परमानेंट इन्वाइटी हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि रिसर्च में ये काफी माहिर हैं, और इनसे बेहतर और कौन बताएगा कि आखिर यहाँ हरदीप पुरी साहब, आपका स्वागत करता हूँ सप्पल जी इस कार्यक्रम में। और हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज राहुल गांधी के भाषण और भाषण के बाद जो उपजे सवाल हैं उन पे, और इन सब के बीच दो घटनाक्रम बहुत तेजी से उसको हम लोग आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। एक तो हरदीप सिंह पुरी साहब आज पहली बार हिंदुस्तान में एप्स्टीन का मामला ऑथेंटिक रूप से किसी ने तो स्वीकार कर लिया, ये पहली बार स्वीकार कर रहा है, और वो भी सरकार का नुमाइंदा जो आज की तारीख में मंत्री है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया। दूसरी बात, राहुल गांधी जिस चीज को ऑथेंटिकेट करना चाह रहे थे और राहुल गांधी को रोका जा रहा था कि आप रूल 352 का हवाला देकर कि आप यहां पर नाम नहीं ले सकते हैं, जरा वो रूल 352 वो बता दीजिए ये है क्या। और दूसरा, हरदीप पुरी के इस कबूलनामे के बाद कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है, और अब तक का जो राहुल गांधी का जो भाषण है उसके कुछ, उस पर आपकी टिप्पणी। जी राजीव जी, धन्यवाद। पहले तो लेट आया मैं थोड़ा सा, उसके लिए माफी। दरअसल पिछले कुछ समय से पार्लियामेंट को पंगु बनाया जा रहा है ऑथेंटिकेट के नाम पे। ऑथेंटिकेशन कहते हुए जो किसी सांसद को बोलना होता है, खासतौर पर राहुल गांधी जी को जब बोलना होता है, तो उसमें रोड़े अटकाए जाते हैं। अब आज भी रूल 352 की बात की, और बाकायदा सदन में चेयर से बोला गया कि प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। तो ये कौन सी संसद हो गई जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ आप नहीं बोल सकते या उनके खिलाफ मुद्दा नहीं उठा सकते? वो जो नियम है, वो नियम उन लोगों के लिए है जो संवैधानिक पदों पे है, जिसके अंदर राष्ट्रपति आते हैं, जिसके अंदर जजेस आते हैं, जिसके अंदर गवर्नर आते हैं, चुनाव आयुक्त आते हैं, सीएजी आते हैं। ये वो पद हैं जो कि संवैधानिक पद माने जाते हैं, और संवैधानिक पद में चूंकि वो राजनीति का हिस्सा नहीं होने चाहिए, हालांकि आजकल चुनाव आयोग इसमें नहीं शामिल कर सकते हैं, वो तो बाकायदा अब राजनीति के साथ जुड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये तमाम पदों से ये माना जाता है कि वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो इसलिए उन पे अगर कुछ बात करनी है तो सब्सटेंटिव मोशन लाना चाहिए संसद के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकते,
प्रधानमंत्री को आपने जो है भगवान बना दिया पार्लियामेंट के अंदर। तो फिर संसद किस लिए है? संसद का तो गठन ही इसलिए होता है लोकतंत्र के अंदर कि सरकार और सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री उनकी जवाबदेही तय करे, और जवाबदेही तय करने के टूल क्या है? आप सवाल उठाते हैं, आपके पास जो जानकारी होती है, कोई आरोप हो, कोई जानकारी हो, वो सदन के पक्ष में रखते हैं, आप अपना विश्लेषण रखते हैं और सरकार उसकी जांच करती है या जवाब देती है। तो राहुल जी जब भी बोलने लगते हैं इस रूल को गलत तरीके से कोट करते हैं, और ये वक्त आ गया है कि हम इसको चैलेंज करें। दूसरी बात, राहुल जी ने जो बोली बातें उसमें क्या गलत है? पहली बात, उन्होंने बात बोली जनरल नरवाणे की किताब की। अब वो टेक्निकलिटी को छोड़ दीजिए कि पेंगुइन ने क्या बोला, कब छापी। सवाल ये है कि जनरल नरवाणे ने जो बोला क्या वो उससे वापस हट रहे हैं? ऐसा तो कोई संकेत हम किसी को नहीं मिला है। जो कुछ भी जनरल नरवाणे ने बोला है वो उससे वापस नहीं हट रहे हैं, और उसके अंश कारवान मैगजीन की वेबसाइट पे और मैगजीन में छपे हुए हैं, वो उसको कोई भी पढ़ सकता है। आप में देश का हर नागरिक वेबसाइट पे जाके पढ़ सकता है, कोई भी मैगजीन खरीद के पढ़ सकता है। तो राहुल गांधी उसको पढ़कर बोल क्यों नहीं सकते? ये बड़ी अजीब सी स्थिति क्रिएट कर दी गई है कि बाकी देश पढ़ सकता है उन अंश को, लेकिन राहुल गांधी नहीं पढ़ सकते। दूसरी बात, उन्होंने कही एप्स्टीन फाइल की, तो अब तो हरदीप पुरी जी ने मान ली, और ये तो पहली स्वीकारोक्ति है। अभी आगे देखिए, अभी तो अनिल अंबानी के नाम सामने आए हैं, अभी जयपुर की मुख्यमंत्री के बेटे के नाम सामने आए हैं, ऐसे बहुत नाम सामने आएंगे। हरदीप पुरी की सफाई तो अपनी जगह है, वो तो डिप्लोमेट थे, बाकी तो उनका क्या संबंध है वो सवाल तो उठेंगे। और इसको पूरी दुनिया जानती है, ये पब्लिक रिकॉर्ड है, कोई भी इंटरनेट पे जाके देख सकता है कि भारत से किस किस के नाम आ रहे हैं। तो इसको संसद में उठाने में क्या दिक्कत है? तीसरा इश्यू उन्होंने उठाया वो है अडानी के खिलाफ जो समन्स इश्यू हुए हैं अमेरिकी कोर्ट द्वारा, वो भी पब्लिक डोमेन में जानकारी है, तो उसको उठाने में क्या दिक्कत है? और चौथा उन्होंने उठाया जो यूएस डील हुई है वो एक तरफा हुई है, और जो भारत जो है अमेरिका के सामने झुका है। अब ये बातें भी अगर संसद में नहीं की जाएंगी तो फिर संसद में क्या बोलना होगा? क्या वही बोले जो सरकार रटाती है, जो सरकारी कागज बोलते हैं, जो सरकारी रिपोर्ट बोलती है? वो बोलने के लिए संसद नहीं बनी है ना। राहुल गांधी को देश के सामने असलियत रखनी है, और देश की जनभावना को भी पार्लियामेंट के अंदर रिफ्लेक्ट करना है एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। यही उनका संवैधानिक कर्तव्य है, और इसको रोका जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि आप अदानी का नाम मत लीजिए, अंबानी का नाम मत लीजिए। आज अनिल अंबानी का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि वो अब तक उनको जेल में होना चाहिए था, और अदानी के मामले में 18 महीने हो गए और अभी तक जवाब इधर से सरकार ने नहीं दिया। और ये जो डील है कहीं ना कहीं एक प्रेशर में है, और जिस पर चोक एंड ग्रिप की बात कर रहे थे राहुल गांधी, ग्रिप एंड चोक की बात कर रहे थे मार्शल आर्ट के वो फॉर्म को लेकर। आसंदी से और खासकर संसदीय कार्य मंत्री जो हैं उन्होंने भी कहा कि आप सदन की मर्यादा जो है उसको आप तार तार कर रहे हैं, यानी आपसे कहा जा रहा है आसंदी से कि आप इन शब्दों का जो यहाँ नहीं है उनका जिक्र मत कीजिए। तो फिर राहुल गांधी आखिर क्यों करते हैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो रोका जाता है, जबकि ये तो नहीं है। 352 के हिसाब से मैं आपसे समझना चाहता हूँ। आप बहुत समय से पार्लियामेंट कवर करते आए हैं, आप देखते आए हैं, आप बड़े अनुभवी पत्रकार हैं, और यहाँ पैनल पे बैठे बाकी लोग भी बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। जितने भी मुद्दे विपक्ष पे बीजेपी उठाती थी, फिर चाहे वो बोफोर्स से शुरू कर लीजिए, चाहे वो कोयले के मामले में रहा हो, 2G के मामले में रहा हो, क्या डिबेट्स के अंदर वो कोई नाम नहीं लेते थे? क्या भारत की संसद को आप इतना पंगु बना देंगे कि किसी भी डिबेट में किसी भी मुद्दे से जुड़े व्यक्तियों के नाम नहीं लिए जाएंगे? ये नियम बेसिकली उनके लिए होता था कि जो अपना जवाब, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो चुना हुआ व्यक्ति है, वो अपना जवाब सदन में नहीं दे पा रहा है तो उसका नाम नहीं लेना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए जवाब का। लेकिन संसद जो है वो किसी का भी नाम नहीं लेगी और बिना नाम के बहस करेगी, ये तो कभी नहीं माना गया था दुनिया के अंदर। खुद बीजेपी ने जब भी कोई मुद्दा उठाया, नाम लिए, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, और ये तो पूरे जनता जानती है ना। तो ये जो बीजेपी अधिकार यूज करती थी विपक्ष के अंदर, वो अधिकार अगर राहुल गांधी यूज कर रहे हैं तो संसद की मर्यादा तार तार हो रही है। इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? संसद की मर्यादा तार तार तो स्पीकर कर रहे थे, जब स्पीकर ये बोल रहे थे कि जो महिला सांसद विरोध कर रही थी उनसे पीएम की जान को खतरा हो सकता था, कुछ अनिष्ट हो सकता था। ये तब हुई संसद की मर्यादा तार तार। संसद की मर्यादा तार तार कब हुई? जब पिछले साल राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति जो चेयरमैन थे धनखड़ साहब, उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया
कि पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर 50,000 रुपए मिले हैं और मैं इसकी इंक्वायरी करा रहा हूं, ये है और किसके हैं, और आज तक आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता लगा। जी। और करने लगी, कार करती थी वो तो ठीक था। अब तो सदन के जो चेयर है उस पे बैठे लोग अब फर्जी मुद्दे क्रिएट कर रहे हैं। सदन की गरिमा का हरास उससे होता है। सदन की गरिमा का हरास तब हुआ जब ओम बिरला जी ने उस दिन सदन के अंदर बैठ के बोला कि इस सदन के अंदर किताब में छपी या अखबार में छपी किसी चीज पे बात नहीं हो सकती है। अब मतलब ऐसा संसद भारत की होगी जिसमें जो अखबार में छपा होगा और जो किताब में छपा होगा उस पर आप बात नहीं कर सकते। ये होता है सदन की गरिमा तार तार करना। राहुल जी तो जो बात है, जो जानकारी उनके पास है उसको रख रहे हैं और इसका इनको अधिकार है। और अधिकार भी कितना है कि सदन के अंदर वो कुछ भी बोले उसके ऊपर कोई कोर्ट तक कार्रवाई नहीं कर सकती है। इम्यूनिटी रहती है किसी भी सांसद को, राहुल जी को नहीं, हर एक एमपी को इम्यूनिटी रहती है कि वो कुछ भी अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरी बात, अब जो मोदी सरकार का पूरा है कि विचार में आपका जो ओपिनियन है और फैक्ट्स के अंदर आप फर्क करना भूल गए। अगर संसद के अंदर ये नहीं किया जा सकता कि सरकार भ्रष्ट है तो फिर संसद किस लिए है? अगर संसद के अंदर भ्रष्टाचार के उदाहरण नहीं गिनाए जा सकते तो फिर संसद किस लिए है? फिर तो आप जो है केवल सरकारी कार्यक्रम बनाने के लिए कर रहे हैं। सप्पल जी, लेकिन सरकार का कहना है, आसंदी पे बैठे या बाहर भी ये जो मंत्री हैं इनका कहना है कि राहुल गांधी को जब कहा गया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा चल रही है उस पर बात कीजिए तो वो किताब लेके चले आए। जब उनको मौका दिया गया कि आप इधर बजट पे बात कीजिए तो वो एप्स्टीन का फाइल खोल के बैठ गए, खड़े हो गए। तो गुमराह कर रहे हैं सदन को राहुल गांधी को नियम कायदे पता नहीं है और नेता विपक्ष बने हुए हैं। उनको बार बार ये कहा जाता है कि आप पहले रूल बुक पढ़िए। राहुल गांधी भी तो 5 बार के सांसद हैं। ये मैं कांग्रेस पार्टी से समझना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस मसले पे क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इमेज को यहां डाउन करने की कोशिश हो रही है सदन के जरिए, और ये बताने की कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी ने रूल बुक नहीं पढ़ रखा है, उनको पता ही नहीं है नियम कायदे जो है सदन के। कैसे देखा जाए इसको? देखिए, राहुल गांधी जी के खिलाफ तो इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए ये साबित करने में कि इनको कुछ नहीं आता। आज का उनका भाषण सुन लीजिए तो समझ में आएगा। जो राहुल गांधी जी को समझ में आता है वो भारत की पूरी सरकार में किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो पूरे झुक गए अमेरिका के सामने। ये तो स्पष्ट है। जहां तक टेक्निकल बात है, मैं आपने सवाल पूछा है तो थोड़ा सा इसका जवाब दे देता हूं। राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की पॉलिसी के ऊपर होता है। अभिभाषण के अंदर वो तमाम मुद्दे होते हैं जो सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से होते हैं, जो सरकार कहती है। अब डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के मुद्दे भी इसमें उठाए जाते हैं। अभिभाषण के ऊपर डिबेट का मतलब ये नहीं होता है कि जो राष्ट्रपति जी ने बोला पॉइंट बाय पॉइंट केवल उन्हीं मुद्दों को उठाना है। वो मुद्दे भी उठाए जाते हैं जो राष्ट्रपति की स्पीच में नहीं थे। यहां तक कि जब राष्ट्रपति की स्पीच पास होती है, इस बार तो धक्के में पास कर दी बिना जवाब के, तो विपक्ष को या किसी भी सांसद को अधिकार होता है अमेंडमेंट लाने का। उस अमेंडमेंट की भाषा होती है that president did not cover this point। राष्ट्रपति ने अपने भाषण में ये मुद्दा नहीं इंक्लूड किया, और अगर ये सही तरीके से डिबेट चलने दी जाती तो 100% कांग्रेस पार्टी की ओर से ये अमेंडमेंट आता अभिभाषण के ऊपर कि उन्होंने, जनरल नवराने ने जो चिंता जाहिर की अपनी किताब के अंदर, उसके ऊपर बात नहीं की। चाइना के आगे जो भारत सरकार की अनिर्णय स्थिति रही, प्रधानमंत्री मोदी उस दिन फैसला नहीं ले पाए, उस स्थिति को आपने अपने भाषण में इंक्लूड नहीं किया, ये बात आती। और ये हमेशा परंपरा रही है। तो राहुल गांधी वही कर रहे थे जो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया जाना चाहिए, कि राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर बात नहीं की, उनको बीजेपी ने बोलने नहीं दिया। इससे राहुल गांधी दूसरी तरफ है, बजट के भाषण के अंदर जो भी मंत्रालय को बजट से पैसा मिलना होता है उस मंत्रालय की फंक्शनिंग पे बात की जा सकती है। ये कल चिदम्बरम साहब ने अपनी स्पीच के शुरू में बोला। अब विदेश मंत्रालय भारत सरकार के बजट पे चलता है, और विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय का कोई फेलियर अगर हुआ है ट्रेड डील के अंदर तो उसको बजट में बाकायदा लिया जा सकता है। ये कहीं से, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज राहुल जी ने जो बजट स्पीच में मुद्दे उठाए यूएस ट्रेड को लेकर, उसको स्पीकर चाह कर भी एक्सपंज नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि वो बजट स्पीच के अंदर उठाने के लायक थे, वो रूल के अगेंस्ट नहीं थे। मैं चैलेंज करता हूं कि स्पीकर जो है आज इसको एक्सपंज करके दिखा दें, कह दें कि बजट स्पीच के अंदर ये रूल में नहीं आता है, इसलिए राहुल गांधी ने इसको गलत बोला, हम इसको एक्सपंज कर रहे हैं। वो नहीं कर सकते ना। तो ये जो झूठा एक माहौल बनाया जाता है कि आप इसमें नहीं बोल सकते, उस पे नहीं बोल सकते हैं, ये माहौल तो गलत है ही। तीसरी तरफ जो सरकार कर रही है वो क्या कर रही है? जब तक यूपीए की सरकार थी, और चूंकि मैं खुद उपराष्ट्रपति जी के साथ था, हर हफ्ते 2 कॉलिंग अटेंशन पे डिबेट होती थी जनता के मुद्दों पे, एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन पे डिबेट होती थी, फिर कुछ डिबेट होती थी जो हाफ एन आवर क्वेश्चन पे होती थी। अब आप मुझे बताइए, ये मोदी सरकार के अंदर कितने शॉर्ट ड्यूरेशन आपने देखे, खासतौर पे पिछले 5-6 साल के अंदर कितने कॉलिंग अटेंशन देखे हैं? हफ्ते 2 होने चाहिए थे। जो डिबेट होती भी है वो भावनात्मक मुद्दे पे होती है, वंदे मातरम टाइप के, लेकिन जनता के मुद्दों पे बातचीत ही बंद कर दी, जनता के मुद्दों पे डिबेट ही बंद कर दी। केवल और केवल ये चाहते हैं मोदी कि सरकारी काम पास कराने के लिए, चाहे वो धक्के से हो, चाहे वो बिना स्टैंडिंग कमेटी के हो, चाहे वो बिना डिबेट के हो, उसके लिए संसद का इस्तेमाल किया जाए। संसद मोदी जी के इस्तेमाल की वस्तु नहीं है। संसद भारत की संसद है, भारत के लोगों का जो वीद है, जिसके तहत वो देश को लोकतांत्रिक रूप से चलाने के लिए बनी है, सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए चली है, और जनता के मुद्दों को उठाने के लिए बनी है। और राहुल गांधी इसी काम को करते हैं। जो लोग ये बात कह रहे हैं कि ये नियम में नहीं आता था, वो लोग ना केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं, बल्कि संसदीय प्रणाली को, लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन है वो इस पूरी व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत ये बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये बताइए कि माफी चाहूंगा, हरदीप पुरी साहब ने तो ये स्वीकार कर लिया कि वो मिले थे। कांग्रेस पार्टी आगे क्या करने जा रही है? बात हरदीप पुरी जी ने जो स्वीकार किया है, अभी तो कुछ ही मीटिंग्स का आया है, और जो उनके टाइम में मीटिंग हुई है, केवल स्वीकारोक्ति से काम नहीं चलता है। बात यह है बिंदु कहाँ जोड़ रहे हैं। अनिल अंबानी पे तो बोले नहीं वो, आज अच्छा होता उस पर भी बोलते। आज अच्छा होता कि जयपुर की डिप्टी सीएम के बेटे के ऊपर भी बोलते। ये भी बोलते कि किस तरह से जो हमारे दूतावास के लोग हैं वो इस पूरे के अंदर जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो तार जुड़ते हैं ना राजीव जी, तारों की बात हो रही है। मिलना तो दुनिया में किसी के लिए कोई गुनाह नहीं है। क्यों मिले, मिलने के बाद कौन कौन से तार जुड़े, और तार जुड़ने के बाद क्या क्या पॉलिसी मेकिंग में फर्क आया, ये है कि जो आज भारत की सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है, मोदी की हिम्मत नहीं हो रही है अमेरिका के सामने तनके खड़े होने के लिए, उसके पीछे इन सब चीजों का हाथ है। ऐसा थोड़ी है कि अचानक से उन्होंने सरेंडर कर दिया, और सरेंडर तो किया है। सरेंडर तो स्पष्ट दिख रहा है ना कि अमेरिका सामान खरीदेंगे और सारा अमेरिकी उत्पाद खरीदेंगे, ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, लेकिन भारत का जो है वो सामान, उस पर टैरिफ लगेगा। हम तो वहां पे उनकी सब शर्तें मानेंगे, लेकिन हमारी दवाइयों के बारे में, फार्मास्यूटिकल के बारे में वो ये तय करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होगा, और अगर उनके राष्ट्र हित में पाया जाएगा तो वो उसको अलाउ करेंगे। हम तो उनका सारा सामान खरीदेंगे, उनके सर्टिफिकेशन को मानना होगा, लेकिन हमारी सरकार ना तो अब सर्टिफिकेशन अपना करेगी, वो अमेरिकी स्टैंडर्ड को मानना चाहिए उसको जी, खो देना चाहिए, उसकी मात्रा में आयात करना है वो अधिकार उसको छोड़ देना चाहिए, प्राइस कंट्रोल का अधिकार छोड़ देना चाहिए, सब्सिडी का अधिकार छोड़ देना चाहिए। ये वार्ता मोदी सरकार ने बाकायदा खोल दी है, और फिर अपना पूरा का पूरा डाटा उसको अमेरिका को फ्री में हैंड ओवर करने की बात कर रहे हैं, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सरकार यूं ही तो नहीं झुक जाती, सरकार के पास कलेक्टिव विजडम है। जो आज राहुल गांधी जी ने पॉइंट उठाए, ऐसा तो नहीं है कि सरकार के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, जो सलाहकार हैं, उनको ये सब बातें नहीं पता तो उनको भी है कि आप भारत के हित को प्लेट में धर के अमेरिका के हवाले कर रहे हैं, पर उन्होंने ये करना उचित समझा तो किसी दबाव के अंदर तो किया है। वो दबाव एप्स्टीन फाइलों से ही आ रहा है और अडानी के केस से आ रहा है, ये तो स्पष्ट है। अदरवाइज बताएं मोदी जी कि ये दबाव कौन सा है? अगर ये दोनों दबाव नहीं है, किस दबाव के अंदर आप भारत के हितों को सरेंडर कर रहे हैं? जी सप्पल जी, एक सवाल और कि यहाँ किरण रिजिजू ने कहा है कि प्रिविलेज मोशन हम लेके आएंगे, नोटिस देंगे हम राहुल गांधी को, इसको कैसे देखते हैं? ये कुछ नहीं है, ये केवल और केवल हेडलाइन मैनेजमेंट है। मैं आपको कुछ डाटा दे दूं। जी बिल्कुल। 2018 जुलाई में प्रिविलेज मोशन की बात की राहुल जी के खिलाफ, 2018 दिसंबर में बात की, 2021 में की, 2022 फरवरी में की, 2023 फरवरी में की, 2024 दिसंबर में की, और अब कर रहे हैं। तो जब भी वो फंस जाते हैं
तो कहते हैं हम प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़ी तोप हो गई है प्रिविलेज मोशन। आप पूछिए जरा बीजेपी वालों से, ये सारे प्रिविलेज मोशन भी तो वो ला रहे थे, कुछ लाए भी थे, उसका क्या हुआ? ये तो क्या है कि वो झूठ का पहाड़, एक स्मोक स्क्रीन बोलते हैं अंग्रेजी में। जब आपके पास सच को छुपाना होता है तो आप एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करते हैं, और ये स्मोक स्क्रीन वो हेडलाइन मैनेजमेंट के थ्रू करते हैं कि आज बोल दिया कि हम प्रिविलेज लाएंगे। अरे प्रिविलेज लाना ही था तो फिर हरदीप पुरी से आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करवाई? वो जो बात हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं वो बात भारत के सदन में नहीं बोली जा सकती है। इतना तो सदन का अपमान मत कीजिए। जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली जाएगी छुपाएंगे तो सदन का अपमान है। तो ये जो बोला जा रहा है कि हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने गिनाया, हर बार जब ये फंसते हैं ऐसी कोई बात करते हैं, सवाल सीधा सा है। सवाल ये है कि क्या जनरल नरवाने ने जी सपल जी नरवने पे आते हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या अब हरदीप पुरी ने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, अब इसके बाद इस मामले को क्या अब सदन के अंदर उठाया जा सकता है? क्योंकि अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, स्वीकारोक्ति है, उठाया जा सकता है। इस देश के अंदर ये तो स्पीकर ने उस दिन इन्हीं बातों को रोकने के लिए रूलिंग दी कि अखबार में छपी बातें और किताब में छपी बातें सदन में नहीं उठाई जा सकती। ये ओम बिरला जी ने 4 तारीख को रूलिंग दी थी, ठीक है। सदन टीवी पे आई हुई न्यूज पे कभी कोई सदन आपकी वीडियो डाउन हो रहा, आवाज आपकी वो जा रही है, कट रही है बार बार। थोड़ा यहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम है, ये इंटरनेट फेल हो गया मेरे यहाँ। जी बस आप देखिए कि जो भी अखबार के अंदर छपा होता है, जो भी टीवी पे आता है, सदन में उसको उठाने की हमेशा परंपरा है, सदन बना इसलिए। तो आज अखबार के अंदर कब ये छपेगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है, उसको सदन में ना उठाने देना सदन का अपमान माना जाएगा। जी आवाज आपकी पूरी जा रही है, लेकिन बहुत शुक्रिया सपल जी। मैं समझता हूं कि बहुत सारी बातें, अभी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं माफी चाहता हूं, मैं पार्लियामेंट के पास हूं और यहाँ पे वाईफाई फेल हो गया, मैं लेट भी हूं, इसी चक्कर में थोड़ी क्वालिटी भी डाउन है। तो कोई बात नहीं, विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे हम आराम से, और बहुत महत्वपूर्ण बातें अभी आपसे करनी है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका सपल जी इस चर्चा में बनने के लिए। ये भी थोड़ा दुर्भाग्य की बात है कि संसद से कुछ 100 मीटर दूर सिग्नल ठीक नहीं आते हैं। ये देश की हालत है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जी बहुत मेरे को इजाजत है क्योंकि सिग्नल भी खराब है। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो अभी आप सुन रहे थे गुरदीप सिंह सपल, और कांग्रेस पार्टी CWC के परमानेंट मेंबर हैं। और इनके अलावा अगर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ जुड़े हुए और पत्रकार भी रहे, और इनके बारे में बेहतर आप जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर। शकील जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि जो बातें हम लोग अभी कर रहे थे सपल जी के साथ, और इसमें 2-3 सवाल उभर के आते हैं जो उनसे पूछ भी रहा था मैं। अब चूंकि हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, आगे अब कल, क्योंकि कल परसों 2 दिन है और संसद की कार्रवाई होनी है। क्या संसद की कार्यवाही जो है वो आज, इसके बाद कल और परसों से पहले ही खत्म करने का, या कल ही खत्म होने की हम उम्मीद करें? क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि चूंकि हरदीप पुरी ने यहाँ स्वीकार कर लिया है एप्स्टीन का मामला, वो उनसे तार जुड़े हुए थे, तो मामला और आगे बढ़ सकता है सदन में। इसलिए क्योंकि अब मामला, बात यही आती है सिर्फ और सिर्फ कि राज्यसभा में इसको बजट को पास करवा लिया जाए। यहाँ तो अभी लास्ट में भाषण हो ही रहा था इनका, निर्मला सीतारमण का। जी बिल्कुल, अब जो है सरकार और ज्यादा फंसती नजर आ रही है। ये जो पैनिक रिएक्शन हुआ, हरदीप पुरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, ये सब उसी का नतीजा है। देखिए, अभी आप जो बात कर रहे थे, तो है क्या कि बीजेपी ये मान के चलती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, आप नहीं कर सकते। वो है ना कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये ठीक उसी तरह की इनकी मानसिकता है। एक पुराने नेता हमको याद आ गए,
आपकी बातचीत जो आप सुन रहे थे, जी अमर सिंह, हम तुलना किसी से किसी की नहीं कर रहे, अमर सिंह का नाम आया है, अमर सिंह का एक कोट बताना चाह रहे हैं। तो अमर सिंह अक्सर कहते थे, हमसे कहते हैं लंगोट ढीला, और खुद करते हैं तो कहते हैं ये तो रासलीला है। तो ये बीजेपी जो है क्या क्या नहीं बोलती थी सदन के अंदर, क्या क्या इसने नहीं बोला, सोनिया गांधी के लिए क्या क्या नहीं बोला, नेहरू के लिए, इंदिरा गांधी के लिए, किसके लिए क्या नहीं बोला। लेकिन यहां पे वो कहते हैं कि आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते। जनता इन सारी बातों को समझ रही है और इसीलिए राहुल को जो बोलना होता है राहुल बोलते हैं। देखिए, अब गेंद जो है वो मोदी जी के पाले में जा चुकी है। राहुल की जो किक है अब उसको संभालना, उससे डिफेंस करना मोदी जी के पास है। जवाब उन्हें देना है जो राहुल ने आरोप लगाए हैं। अब वो नेहरू जी पे दोष रख के बच नहीं सकते। आज वो टीएमसी के गोखले ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उनका ये लोग जब बात करते हैं तो या तो 1947 की बात करते हैं या 2047 की। आज का वर्तमान, आज की बातें इनके कहीं नहीं है। 100 साल का फासला है। एक पांव इस बाइक के ऊपर, दूसरा पांव इस बाइक के ऊपर। शायद किसी फिल्म का उदाहरण दे रहे थे वो, उसमें कोई सीन होगा। 1947 पुराना अतीत, 2047 जिसका ये वादा करते हैं कि भारत विकसित हो जाएगा। तो ये इनका हाल है। देखिए, जो अभी आप कह रहे थे उसमें राहुल गांधी ने खुद कहा था राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव में, जब ये रोक रहे थे उनको बोलने के लिए किताब पे, किताब इशू नहीं था, इशू था राष्ट्रीय सुरक्षा। और राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने कहा, हम याद दिला दें सबको, अपने खासतौर से दर्शकों को, राहुल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण पे था और राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र है तो फिर नेता प्रतिपक्ष उस पर क्यों नहीं बोल सकता। उन्होंने पूछा कि जिक्र है कि नहीं, कोई नहीं बोल सकता, जिक्र है राष्ट्रीय सुरक्षा का, राष्ट्रपति ने बोला था। तो किताब तो एक रेफरेंस है, मूल मुद्दा है भारत के प्रधानमंत्री का अनिर्णय कि वो 3 घंटे तक कोई फैसला नहीं ले पाए। किस पे? राष्ट्रीय सुरक्षा पे। उसी बात को आज राहुल ने आगे बढ़ाया है जी। एक तरफ आप राष्ट्रीय सुरक्षा पे कोई फैसला नहीं ले पाते, अनिर्णय, और दूसरी तरफ आप दबाव में आके देश बेच देते हैं, भारत माता को बेच देते हैं। आप अमेरिका के साथ समझौता नहीं करते, डील नहीं करते, ये मजबूरी का सौदा करते हैं आप।